हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आपकी केमिस्ट्री की ही बुक है। तो इसमें लास्ट टाइम पर हमने इसमें डिस्कस किया था हमारी एक थ्योरी के बारे में, जो थी आपकी कॉलिजन थ्योरी, और आज हम इसमें आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये हमारे यूनिट 1 के हैं और ये इसका लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले के सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बुक के नेम से ही आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में क्या है, तो जैसे कि लास्ट टाइम पर हमने पढ़ी थी कोलिशन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हम इसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इस थ्योरी के कुछ अलग अलग नाम भी हैं, जैसे इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहते हैं। इसके कुछ डिफरेंट नेम्स हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और एब्सोल्यूट रेट थ्योरी, आयरिंग थ्योरी, एब्सोल्यूट रेट थ्योरी, एब्सोल्यूट रेट थ्योरी, आयरिंग थ्योरी, ये सब इसके नाम हैं। इनको डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो ये जो आयरिंग थ्योरी है, एब्सोल्यूट रेट थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये थ्योरी है क्या, और ये देखो आपको नाम से ही पता चल जाता होगा। इसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का इसको नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। आपने जब लास्ट वाला लेक्चर अटेंड किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया था। इसी तरह से इसमें भी आपके क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। अब देखो सेकंड क्या है इसका, एब्सोल्यूट रेट थ्योरी। एब्सोल्यूट रेट थ्योरी इसलिए क्योंकि हम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर भी डिस्कस करेंगे। और थर्ड है इसका आयरिंग थ्योरी। आयरिंग थ्योरी इसके साइंटिस्ट के नाम पर है, आयरिंग थ्योरी। देखो अब आयरिंग और आपके पॉलिंग, आयरिंग और पॉलिने आपके दो साइंटिस्ट थे, आयरिंग और आपके पॉलिने आपके दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का इन्वेंट किया था, जिन्होंने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आपकी दी थी। अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी किस चीज को लेकर दी थी और क्या चीजों को लेकर दी थी, तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बिल्कुल सिंपल सी एक चीज कहती है, क्या कहती है कि आपका कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाता है। कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाता है। तो क्या बनाता है, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सबसे पहले आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। मैं ये सारी पॉइंट्स आपको लिखाऊंगी। कोई भी कंपाउंड सबसे पहले क्या करता है, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर जाकर आपको कहीं प्रोडक्ट देता है। तो ये दिया है इस थ्योरी में, जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, कि इसमें पहले क्या बनेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उससे जाकर प्रोडक्ट बनता है। तो ये चीज है इसमें। अब ये चीज हम आपको लिखाएंगे भी, या तो आप नोट कर लीजिए अपनी तरफ से। जैसे मैं अभी यहाँ पर सबसे पहले तो देखो मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन इसका लिखाऊंगी। सबसे पहले ये जो पॉइंट्स है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये जो मैं आपको लिखाऊंगी। तो ये पॉइंट्स हैं, फिर इसके बाद इसकी पूरी डेरिवेशन होने वाली है, जैसे हमने अर्हीनियस इक्वेशन को लेकर की थी, इसी तरह से इसकी भी डेरिवेशन होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर आप अगर इस थ्योरीज के नेम नहीं लिखे हैं तो नेम लिख लीजिए। ये चीज़ आप शॉर्ट नोट में कहीं डाल सकते हैं कि इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और फिर आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं आपको अब पॉइंट्स लिखा देती हूँ। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 कि एनी कंपाउंड या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डज नॉट फॉर्म एनी प्रोडक्ट डायरेक्टली। रिएक्टेंट molecules does not form any
product directly, but firstly they will form, ऐसे लिख लो या जैसे मर्जी आप ऐसे लिखना चाहते हो, but firstly they will form activated complex, then activated complex will form product. अब देखो ये जो activated complex है मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ AC और इसको स्टार बना दूंगी आगे यहाँ से, then activated complex will form product. ये हो गई फर्स्ट पॉइंट इसका। मैं आपको ये सारी जो चीजें लिखा रही हूँ ये आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं और कुछ पॉइंट्स आपके ऐसे भी होंगे जो आप इसमें फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, एनर्जी को लेकर कि जो आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों से ज्यादा होती है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स is greater than reactant molecules and reactants and products। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। देखो आप इस चीज को ग्राफिकल मेथड के थ्रू समझो। जैसे हमने ग्राफ बनाए हैं, अब तक बहुत सारे ग्राफ हमने बना दिए हैं इसमें। तो इस साइड पर, इस एक्सिस पर क्या होता है, हम एनर्जी लेते हैं और इस एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस लेते हैं। तो रिएक्शन प्रोग्रेस होती किस तरह से, मैं आपको एक रफली ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ और मैं आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की भी पोजीशन बता रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ से हम एनर्जी देनी स्टार्ट करते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास थोड़ी एनर्जी खुद से होती है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं कितनी है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ से चला, एनर्जी दी और यहाँ से फिर आपका वो फाइनली प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ बना रहा है या बिल्कुल नीचे आकर बना रहा है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो ये आपकी यहाँ पर ये जो एनर्जी होती है ये पीक पॉइंट होता है। देखो हम यहाँ से एनर्जी देते हैं, हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट एक्टिव होता है, एक्टिवेटेड एनर्जी लेता है और फिर आपका आगे जाकर प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से इस पॉइंट पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर हो गई ये चीज। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 3। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इक्विलिब्रियम शो करता है। क्या करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इक्विलिब्रियम शो करता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इन इक्विलिब्रियम विद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, विद रिएक्टेंट। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ये आपका डिकम्पोज होता है, प्रोडक्ट बनाता है। ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाता है। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज टू फॉर प्रोडक्ट, या फिर ये लाइन रहने दो क्योंकि यहाँ पर हमने ये चीज लिख ली है, इसको ऐसे लिख लेना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज्ड टूट जाता है टू फॉर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब देखो जो आपका यहाँ से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से आपका प्रोडक्ट बनता है, यानी कि डीकम्पोजिशन होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। वो चीज किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो हमारा, देखो यहाँ से मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं, ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये आपका डिकम्पोज हो रहा है और आपका ये यहाँ पर जाकर प्रोडक्ट बना रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो ये आपका यहाँ पर जाकर प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का डीकम्पोजिशन हो रहा है, ये एक एनर्जी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, एक एनर्जी की वजह से इसका डीकम्पोजिशन हो रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। और ये जो डीकम्पोजिशन हो रहा है कौन सी एनर्जी की वजह से हो रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से। तो वाइब्रेशनल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। Vibrational energy is responsible
responsible for the decomposition of activated complex या for the formation of product, is responsible for decomposition of activated complex के डिकम्पोज होने के लिए आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखिए यहाँ पर हम कैसी एनर्जी के बारे में जानते हैं। हम अब तक दो एनर्जी के बारे में पढ़ते आए हैं। हमने दो एनर्जी के फॉर्मूले पढ़े हैं। एक होता है आपका E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहाँ पर न्यू कैसे ले रहे हैं हम, यहाँ पर न्यू ले रहे हैं हम वाइब्रेशनल, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू VIB, वाइब्रेशनल के लिए लगाया हमने। और एक फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू KBT। अब ये KBT क्या है, देखिए जो आपका न्यू होता है प्लांक कांस्टेंट होता है, इसी तरह इस फॉर्मूले के लिए KB जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये होता है आपका KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब देखो ये दो एनर्जी होती है हमारी, अगर हम इन दोनों एनर्जी की कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा यहाँ से निकल कर आएगा H न्यू वाइब्रेशनल इज इक्वल टू KBT। अब यहाँ से हम धीरे धीरे हमारे डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया है कंप्लीट। न्यू इज इक्वल टू KBT। अब देखो यहाँ पर हम इसको करने की जरूरत क्या है, हम ये क्यों ला रहे हैं एनर्जी, सबसे मेन बात ये है। देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के डीकम्पोजिशन के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है। ये चीज आप सभी ने अभी पढ़ी। अब ये किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है और क्यों होती है, क्या क्या फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं या ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये सारी चीजें हम इसमें अभी देखेंगे। तो आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर हम हमारे वाइब्रेशनल एनर्जी या फिर ये कह सकते हो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। नोट करिए, देखिए आगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने नीचे जो थोड़ी सी कैलकुलेशन की थी वो यहाँ पर लिख दी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वो जो उस वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए वैल्यू निकालेंगे। और हम ये वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, इन वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इनकी वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस न्यू VIB की वैल्यू निकालेंगे। न्यू है ये, V मत बना देना इसको। न्यू VIB क्या हो जाएगा, KBT अपॉन H, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इस चीज को याद रखना, हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या मानते हैं, हम लेते हैं हमारे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की तरफ चलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि हमारा कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि हमें कोई रिएक्शन दी हुई है और वो रिएक्शन कैसी है, बाई मॉलिक्यूलर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी कंसीडर अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, या फिर लेट द गिवन रिएक्शन इज एन, लेट द गिवन रिएक्शन is an bimolecular reaction, is a bimolecular reaction, bimolecular reaction हमें यहाँ पर दी हुई है। कौन सी रिएक्शन है, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कौन सी होती है, मैंने आपको मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ाया था हमने आपको। तो उसमें आपको बताया था कि बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हों, 2 दिए हों। तो यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स 2 दिए हों। ये हमारी रिएक्शन होगी AB और ये प्रोडक्ट बना रही है P। तो इसके लिए हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं या फिर रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये तो चीज क्लियर हो गई। अब हम मानेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये चीज तो हम अब तक मानते आए हैं, करते आए हैं। अब हम लेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं TST, पूरा लिख लेना आप, TST ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स
आपका क्या बनाएंगे, आपका बनाएंगे यहाँ से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इस तरह का। आगे लिख दूँ इसको, बताओ आगे लिख दूँ इस रिएक्शन को। ये देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे आपका यहाँ से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये A हो गया, ये B हो गया। यहाँ से ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है, ये बनाएंगे यहाँ से आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स AB। और फिर ये जो आपका AB एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ये बनाता है आपका प्रोडक्ट, ये बनाता है आपका प्रोडक्ट। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। किस में होता है, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होता है तो यहाँ के लिए हमारा क्या आएगा, ये हमारी नॉर्मल रेट कांस्टेंट आएगा इस पर। ये चीज हो गई आपकी। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और K क्या है, रेट कांस्टेंट है। नहीं याद रहेगा तो लिख लो Kc इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट। क्लियर है इतनी बात। अब हम आगे निकालेंगे Kc के लिए वैल्यू, Kc के लिए रेट कांस्टेंट के लिए वैल्यू हम निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकालते हैं Kc के लिए वैल्यूज, किसी को कोई आइडिया Kc के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यूज हम किस तरह से निकालते हैं। थर्मोडायनामिक फर्स्ट और थर्मोडायनामिक सेकंड जो आपको पढ़ाई गई थी, तो थर्मोडायनामिक फर्स्ट में था आपका ये, तो वो क्या था, किसी को कोई आइडिया हो, याद हो कि क्या था उसमें क्या नहीं, मैं आपको बताती हूँ। थर्मोडायनामिक फर्स्ट में ये कहा गया था कि आपकी जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आता है, उससे आपका क्या निकलता है, रेट कंसंट्रेशन निकलती है, रेट कांस्टेंट आपका निकाला जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपॉन क्या आ जाएगा, A और ये B आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, इसमें आगे हम निकालेंगे इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की वैल्यू। क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चल जाएगा आपको। देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा, AB एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू K A और B। ये आ गया। इन्हें इक्वेशंस मान लें, इन्हें हम इक्वेशंस मान लें। जैसे ये मान लें इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी एक चीज है जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग है। वो क्या चीज है कि आपका जो रेट होता है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स पर, एक तो आपका डिपेंड करेगा ये आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पर, और दूसरा डिपेंड करेगा आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर। किस पर, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। किस तरह से, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रेट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, रेट depends on 2 factors। 2 factors कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और दूसरा है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इस पर डिपेंड करेगा। तो इस आगे हम देखेंगे ये किस तरह से डिपेंड करते हैं और कैसे डिपेंड करते हैं। अब यहां पर आपको पता चलेगा कि हमने VIB की वैल्यू क्यों निकाली है। तो देखो अभी हम ये चीज लिखेंगे कि आपका रेट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर। ये आ गया आपका AB एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जो, और एक है आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी न्यू VIB। एक चीज आपकी हो गई ये। अब देखो आगे हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि आपकी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू रखो, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे और उस इक्वेशन को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है उसमें वही एक इक्वेशन दी गई थी, तो वो कैसे आएगी, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB की जगह वैल्यू रखो, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज करेगी, क्या इंप्लाइज करेगी, इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम, ऐसे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड।
तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K A B और ये क्या आ जाएगा, न्यू वाइब्रेशनल, न्यू वाइब्रेशनल आ जाएगा। अब ये आगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये आपका यहाँ पे KC आएगा, KC आएगा, ये भी KC। इसको एक इक्वेशन मान लें, इसको हम क्या मान लें, एक इक्वेशन मान लें, इस इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें आपके क्या दिए हुए हैं, ये भी रेट है आपका, ये भी रेट है, या तो रेट लिख लो या R लिख लो, एक ही चीज है, बिल्कुल एक ही चीज है। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस की हम कंपैरिजन करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, दोनों को हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो ये आ जाएगा K A B इज इक्वल टू, इक्वल में क्या आएगा, इसके इक्वल में आएगा आपका ये AB और इक्वेशन नंबर 3 से K C A B न्यू वाइब्रेशनल। अब AB से ये AB कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू KC इंटू न्यू वाइब्रेशनल। एक चीज आपकी निकल कर आ गई, ये इसे भी मान लेते हैं एक इक्वेशन। ये सब आपके रिलेशंस हैं, क्वेश्चंस बनते हैं इन पर, जैसे आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, न्यू वाइब्रेशनल की वैल्यू दे दी, आपसे पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 4 आ गई आपकी। अब इसके बाद ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट कब होगा, कंप्लीट होगा ये आपका, देखो इसमें ये आपका आगे कब होगा, आगे अभी हमें इसमें और काम करना है। और क्या काम करना है, अब हम करेंगे इसको थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड करेंगे, थर्मोडायनामिक्स से। अब हम क्या जानते हैं, अभी आप कुछ नहीं जानते, फिलहाल आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और है, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और या फिर आप एक काम करो, आप इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि हमें इन इक्वेशंस की अभी जरूरत पड़ेगी, इसलिए कह रही हूँ नोट डाउन कर लो इनको आगे, फिर हम नेक्स्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ, क्योंकि हमें इन इक्वेशंस की जरूरत है आगे। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इक्वल होता है e टू दी पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। डेल्टा जी क्या है, यहाँ पर डेल्टा जी होता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी होता है आपका डेल्टा जी। अब ये डेल्टा जी जो होता है हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, खाना पीना और सोना नहीं, उससे अलग भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं हम। तो देखो वी नो दैट, क्या जानते हैं, जो डेल्टा जी होता है वो इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या होती है आपकी एंथैल्पी और डेल्टा एस क्या होती है एंट्रोपी, टी क्या होता है टेम्परेचर होता है। अब ये वाले जो वैल्यू है डेल्टा जी में पुट करेंगे हम, तो के सी इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। ये सब किसके पावर में चल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर में, k इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। अलग अलग हो गया, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, एक्सपोनेंशियल को भी अलग अलग कर लो। अब ये आ जाएगा k इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, इंटू में आएगा ई टू दी पावर डेल्टा एस अपॉन आर। एक चीज निकल कर आ गई आपकी, ये क्लियर है। आगे हम क्या करेंगे,
आगे हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये आपका के सी आ रहा है, यहाँ पर आगे हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 4 पढ़ी है आपने, नोट करी होगी। इक्वेशन 4 क्या कहती है आपकी, जो है आपका k इज इक्वल टू के सी इंटू न्यू वाइब्रेशनल, ये है ना आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, Kc की वैल्यू यहाँ से रखेंगे और न्यू वाइब्रेशनल की वैल्यू जो हमने सबसे शुरू में इस वाले छोटी सी जगह पर निकाली थी वो वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये रिलेशन आपका बन जाएगा K इज इक्वल टू Kc की जगह ये पुट करना है e की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी इंटू ये आ जाएगा डेल्टा एस अपॉन आर, और इनटू में क्या आ जाएगा, न्यू वाइब्रेशनल की वैल्यू के बी टी अपॉन एच। ये जो है आपका, ये आई है यहाँ से आपकी फाइनल इक्वेशन बनके, और इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग यही आपको रिलेशन दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग दी हुई फाइनल इक्वेशन है, नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको एक और डिफरेंट चीज इसमें बताने वाली हूँ, ज्यादातर कोई नहीं बताता है उस चीज को, पहले आप इसे नोट कीजिए। अब इसमें आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम इसमें कुछ एक और रिलेशन निकालेंगे, पहले से नोट करो। देखो रिलेशन किस किस चीज के बीच में निकलेगा, हम जानते हैं आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में। आर्हीनियस इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, जो आपकी होती है k इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होती है। फिर हम जानते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी जानते हैं, और हम एक कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉलिजन थ्योरी आपके में है नहीं है वैसे इक्वेशन, पर मैं आपको इक्वेशन के लिए कंपैरिजन बता रही हूँ। कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है z इंटू ई टू दी पावर, z कांस्टेंट है यहाँ पर, e टू दी पावर होता है माइनस ई ए अपॉन आर टी। कांस्टेंट चेंज हो जाते हैं, बाकी आर्हीनियस इक्वेशन की तरह ही सेम होता है ये। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की तरफ चलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये दी हुई है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना, आप सभी के पास है दिमाग, तो देखो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, जब हमने आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था, बात पढ़ी थी हमने, तो हमने क्या कहा था कि एंथैल्पी चेंज जो होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करते हैं, तो यानी कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कर सकते हैं हम। तो ये जो आपका डेल्टा एच है, क्या मैं इसको एक्टिवेशन एनर्जी मान सकती हूँ, एनर्जी मान सकती हूँ, देखो एनर्जी मान सकती हूँ मैं इसको, ये देखो ये आपका इस तरह से होता है। एंथैल्पी कुछ नहीं होती, पर मोल एनर्जी होती है। एंथैल्पी क्या होती है, पर मोल एनर्जी होती है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, तो उसमें हमारी एनर्जी कौन सी एनर्जी लग रही थी, हम एक्टिवेशन एनर्जी लगा रहे थे, तो मैं इसको डेल्टा एच को अप्रॉक्सीमेट डेल्टा ई के इक्वल मान सकती हूँ। बताओ मान सकती हूँ या नहीं, अरे बिल्कुल रखा जा सकता है भाई। तो ये आपकी इक्वेशन कुछ किस फॉर्म में बन जाएगी, ये बन जाएगी k e टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, बाकी चीजें सेम रहेंगी, डेल्टा एस अपॉन आर, और ये आएगा के बी टी अपॉन एच। क्लियर है इतनी बात। अब ये तीनों इक्वेशन देखो, तीनों इक्वेशन में क्या सेम है, एक तो आपका रेट कांस्टेंट सेम है, और क्या सेम है, और एक आपका ये वाला फंक्शन बिल्कुल सेम है, ये वाला फंक्शन बिल्कुल सेम है। तो जब हम इन तीनों इक्वेशंस की कंपैरिजन करेंगे, इसे नोट कर लो कहीं साइड में नोट कर लो, ये जो मैंने चीज बताई है आपकी। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इन तीनों रिएक्शंस की अगर हम कंपैरिजन करें, इक्वेशंस की कंपैरिजन करेंगे, तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू ई टू दी पावर डेल्टा एस अपॉन आर इंटू के बी टी अपॉन एच। ये बन गया आपका एक और रिलेशन निकल कर आ गया, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसे नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका पूरे का बिल्कुल इत्मीनान से। अब देखो इसी के साथ आपका जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है वो तो हो गई है कंप्लीट। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कंप्लीट हो गई है, ये
रिलेशन है मैं बताऊं आपको, इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। आपको अर्हीनियस कांस्टेंट दे दिया जाएगा या फिर इनमें से कोई एक वैल्यू दे दी जाएगी और z पूछ लेंगे। z भी कहा, देखो इस तरह से होता है कि a इसके इक्वल है, z इसके इक्वल है और a और z दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर मान लो अर्हीनियस कांस्टेंट दे दिया, यहाँ से आपको किसकी एंट्रोपी की वैल्यू दे दी और ये आपका यहाँ से क्या पूछ लिया, टेम्परेचर पूछ लिया। तो इस तरह से निकलते हैं। देखो r कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, ये सब चीजें तो कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट होता है। क्या पूछेंगे, या तो डेल्टा S की वैल्यू पूछी जाएगी या टेम्परेचर की वैल्यू पूछी जाएगी, और ये वैल्यू कब पूछी जाएंगी, जब इनमें से कोई एक गिवन होगी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो इसी के साथ आपकी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। क्लास की से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइए, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ आपको डेली क्लासेस के लिंक टाइमिंग के साथ मिल जाया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।